हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, टू इंट्रोड्यूस द थीम मार्केट्स विच वुड बी द बेस्ट पेडागोजिकल मेथड। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। फर्स्ट, शोइंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस मार्केट्स, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़ी पिक्चर्स को दिखाना। सेकेंड, इनवाइटिंग ए शॉपकीपर फॉर एन इंटरव्यू टू द क्लास, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। थर्ड, टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड डिस्कशन, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। फोर्थ, लोकेटिंग मेजर मार्केट्स अराउंड द स्कूल ऑन ए मैप, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, इनवाइटिंग ए शॉपकीपर फॉर एन इंटरव्यू टू द क्लास। दोस्तों, यदि टीचर बच्चों को बाजार विषय का परिचय देना चाहती है तो टीचर के लिए सबसे अच्छा मेथड यह होगा कि वह एक दुकानदार को कक्षा में बुलाए और बच्चों से उस शॉपकीपर का इंटरव्यू लेने के लिए कहे, तो सभी बच्चे उस दुकानदार का इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के दौरान बच्चे उस शॉपकीपर से मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों के सवालों का उत्तर देते हुए वह शॉपकीपर बच्चों को वीकली मार्केट, नेबरहुड शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स और चेन ऑफ मार्केट्स यानी हर तरह की मार्केट के बारे में बताएगा। इससे बच्चों को बाजार विषय की अच्छी जानकारी मिलेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 2, ड्यूरिंग सोशल साइंस क्लास students begin to discuss whether a mobile tower should be allowed to install in the proximity of their school or not. A student says that the radiations from the tower would make students sick. Another student says, I heard this on the news that mobile towers do not make people sick. As a teacher you would. सामाजिक विज्ञान की कक्षा के दौरान छात्र इस बात पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि उनके स्कूल के पास मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। एक छात्र कहता है कि टॉवर से निकलने वाली रेडिएशन छात्रों को बीमार कर देगी, तो दूसरा छात्र कहता है कि मैंने न्यूज़ में सुना कि मोबाइल टॉवर लोगों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, motivate students to collect evidences that will help them assess the situation objectively. छात्रों को ऐसे साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्रेरित करें जो उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का आकलन करने में मदद करेंगे। सेकंड, encourage students to organize a धरना protest outside the office of local administration. छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड, organize a structured debate on this topic in the class. कक्षा में इस विषय पर एक संरचित बहस का आयोजन करें। फोर्थ, organize an election to know the support in favor and against. पक्ष और विपक्ष में समर्थन जानने के लिए चुनाव आयोजित करें। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, motivate students to collect evidences that will help them assess the situation objectively. सामाजिक विज्ञान की कक्षा के दौरान सभी छात्र इस बात पर चर्चा करते हैं कि उनके स्कूल के पास मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। एक छात्र कहता है कि टॉवर से निकलने वाली रेडिएशन छात्रों को बीमार कर देगी, तो दूसरा छात्र कहता है कि मैंने न्यूज़ में सुना कि मोबाइल टॉवर लोगों को बीमार नहीं करता। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि सभी छात्र दुविधा में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि स्कूल के पास मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसलिए एक टीचर के रूप में आपको सभी छात्रों को ऐसे साक्ष्य यानी एविडेंसेस एकत्र करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का आकलन करने में मदद करें। यानी सभी छात्र तरह तरह के सोर्सेस से जानकारी हासिल करें और आपस में डिस्कशन करके सही जानकारी तक पहुंचे, और जब वे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट कर ले तब वे बिना पक्षपात के स्थिति का गहराई से आकलन करें, जिससे उनकी यह दुविधा दूर हो कि स्कूल के पास मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। क्वेश्चन 3, which one of the following should be the most noticeable for a social science teacher about a discussion held recently?
हाल ही में हुई एक चर्चा के बारे में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य होनी चाहिए? फर्स्ट, नो स्टूडेंट सीम्ड टू बी एग्रीइंग फुली विद अदर स्टूडेंट्स। कोई भी छात्र अन्य छात्रों से पूरी तरह सहमत नहीं लग रहा था। सेकंड, स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर को-स्टूडेंट्स डायरेक्टली। छात्रों ने अपने सह छात्रों से सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। थर्ड, स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड टू लिसन टू देयर को-स्टूडेंट्स कंप्लीटली। छात्रों ने अपने सह छात्रों को पूरी तरह से सुनने से इनकार कर दिया। फोर्थ, स्टूडेंट्स इंटरप्टेड देयर को-स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली। छात्रों ने अपने सह छात्रों के बोलने पर उन्हें बार बार बाधित किया। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन है, स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर को-स्टूडेंट्स डायरेक्टली। अब जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन क्यों है। हाल ही में हुई स्टूडेंट्स के बीच एक चर्चा के बारे में एक सोशल साइंस टीचर को इस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए कि सभी छात्रों ने अपने सह छात्रों से सीधे सवाल किए। चर्चा के दौरान यह बात टीचर द्वारा सबसे अधिक ध्यान देने योग्य इसलिए है क्योंकि इससे टीचर को यह पता लगता है कि सभी छात्र किसी भी बात पर क्वेश्चंस पुट अप करना सीख गए और यह सीखने के साथ ही उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनरी थिंकिंग का विकास हुआ। और इन सब बातों के अलावा सभी छात्रों में क्वेश्चंस पुट अप करने के माध्यम से किसी भी बात पर असहमत होने, किसी भी बात को क्रिटिसाइज करने और किसी भी बात को जज करने का गुण भी विकसित हुआ। क्वेश्चन 4, द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विद द फोकस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य किस पर केंद्रित होना चाहिए? फर्स्ट, मेमोराइजिंग हाउ इट हैपेंड इन द पास्ट। भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये याद रखना। सेकंड, ट्रांसमिटिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना। थर्ड, आइडेंटिफाइंग इश्यूज विच आर रेलेवेंट इन द प्रेजेंट। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। फोर्थ, डेवलपिंग परफॉर्मिंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग इश्यूज विच आर रेलेवेंट इन द प्रेजेंट। टीचर क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रही है। टीचर के हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य उन इश्यूज की पहचान करने में केंद्रित होना चाहिए जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, यानी जो इश्यूज आज भी मायने रखते हैं, जिनकी आज भी इम्पोर्टेंस है। जैसे क्लास में कोई बच्चा टीचर से पूछता है कि मैम, आजादी का मुद्दा हमारे लिए आज भी मायने रखता है, पर यह आजादी हमें मिली कैसे? टीचर उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते हुए पूरी क्लास को इतिहास बताती है कि आजादी कब और कैसे मिली। जब टीचर बच्चों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हुए बच्चों को इतिहास की बातें बताएगी तो सभी बच्चे इतिहास से जुड़ेंगे और इतिहास की बातों को वर्तमान समय से जोड़ने में भी सक्षम होंगे। इसलिए बच्चों के लिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि यदि बच्चों को इतिहास से जुड़ना नहीं सिखाया जाए तो हमारे समाज के लिए परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। क्वेश्चन 5, द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग पार्ट्स एंड द होल इज। सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने और भागों और संपूर्ण के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता क्या कहलाती है? फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग समझ। सेकंड, अप्लाइंग आवेदन करना। थर्ड, रिमेम्बरिंग याद रखना। फोर्थ, एनालाइजिंग विश्लेषण। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, एनालाइजिंग। जब हमें कोई जानकारी समझ नहीं आती है तो कई बार हम उस जानकारी को समझने के लिए उसे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और फिर हम यह देखते हैं कि जानकारी के वे टुकड़े और पूरी जानकारी आपस में कैसे संबंधित है। यानी हम जानकारी के उन टुकड़ों और पूरी जानकारी को आपस में जोड़कर देखते हैं, जिससे हमें वह पूरी जानकारी अच्छे से और गहराई से समझ आ जाए। किसी भी जानकारी को अच्छे से और गहराई से समझने के लिए उस जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही एनालाइजिंग कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन 6, आउटकम ओरिएंटेड स्टूडेंट लर्निंग मॉडल इन सोशल साइंस विल फोकस प्राइमरीली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सामाजिक विज्ञान में परिणामोन्मुखी छात्र शिक्षण मॉडल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर फोकस करेगा? फर्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्टिविटीज, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स।
सीखने के उद्देश्य, सीखने की गतिविधियां, संरचनात्मक और योगात्मक आकलन। सेकंड, ग्रुप एक्टिविटीज, एक्सकर्शंस एंड समेटिव असेसमेंट्स, समूह की गतिविधियां, भ्रमण और योगात्मक आकलन। थर्ड, कंप्लीट कवरेज ऑफ कोर्स, इंफॉर्मेशन सेंटर्ड टीचिंग एंड समेटिव असेसमेंट्स, पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज, सूचना केंद्रित शिक्षण और योगात्मक आकलन। फोर्थ, एम्स ऑफ एजुकेशन, न्यू टीचिंग मेथड, बोर्ड एग्जाम, शिक्षा के उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धति, बोर्ड परीक्षा। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्टिविटीज, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स। सोशल साइंस में आउटकम ओरिएंटेड स्टूडेंट लर्निंग मॉडल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्टिविटीज, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स पर फोकस करेगा, क्योंकि इस मॉडल में सभी बच्चे आउटकम यानी परिणाम पर फोकस करते हैं और अपने गोल को पाने के लिए सभी बच्चे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीखने का क्या उद्देश्य है, लर्निंग एक्टिविटीज, सीखने की क्या गतिविधियां हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी जो असेसमेंट पढ़ाई के दौरान होता है, और समेटिव असेसमेंट यानी जो असेसमेंट एट द एंड ऑफ द टर्म होता है, इन सभी पर फोकस करते हैं और अंत में अपने गोल को अचीव करके ही रहते हैं। क्वेश्चन 7, एन एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम वुड इनकरेज लर्नर्स टू, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को किसके लिए प्रेरित करती है? फर्स्ट, कीप डिस्कशंस मिनिमल, चर्चाओं को न्यूनतम रखना। सेकंड, पार्टिसिपेट इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। थर्ड, बी फोकस्ड ऑन रीडिंग द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। फोर्थ, लिसन टू द लेक्चर्स एंड रिलाई ऑन व्हाट इज बीइंग शेयर्ड, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, पार्टिसिपेट इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। एक एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम यानी एक ऐसा क्लासरूम जो क्रियाशील हो, प्रभावशाली हो। ऐसा क्लासरूम लर्नर्स को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चे किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तभी वे टीम वर्क को समझ सकेंगे, तभी उनमें क्रिएटिव थिंकिंग का विकास होगा और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए उनका कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगा। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक सोच का एक अनिवार्य गुण है? फर्स्ट, कन्वर्जेंट, अभिसरण। सेकंड, रिफ्लेक्टिव, परावर्तक। थर्ड, जनरेटिव। फोर्थ, डिडक्टिव, निगमनात्मक। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, जनरेटिव। क्रिएटिव थिंकिंग का अनिवार्य या आवश्यक गुण जनरेटिव है। जनरेटिव का मतलब होता है जनरेट यानी उत्पन्न करना या किसी भी नई चीज को बनाना। जब किसी के पास क्रिएटिव थिंकिंग का गुण होता है तो वह अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करके कोई भी नई चीज क्रिएट कर सकता है और अपनी क्रिएट की हुई चीज के द्वारा वह अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन भी कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 9, in a pluralistic society like ours, it is important that textbooks should be such that, हमारे जैसे बहुलवादी समाज में यह आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट, all regions and social groups be able to relate to them, सभी क्षेत्र और सामाजिक समूह उनसे संबंधित होंगे। सेकंड, दे रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट व्यूज टू मेक चिल्ड्रन ए गुड सिटीजन, वह बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सरकार के विचारों को दर्शाती है। थर्ड, कंट्रोवर्शियल इश्यूज आर अवॉइडेड, विवादास्पद मुद्दों से दूर रहना। फोर्थ, डिफरेंट टेक्स्ट बुक आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ऑल रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स बी एबल टू रिलेट टू देम। प्लुरलिस्टिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां हर जाति हर धर्म के लोग बिना पक्षपात के मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसी प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनमें सभी क्षेत्र और सामाजिक समूह से रिलेटेड कंटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक्स में
और कंटेंट के साथ साथ सभी क्षेत्र और सामाजिक समूह से रिलेटेड कंटेंट भी होगा, तो तभी अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग सामाजिक समूह के बच्चे अपने आप को और अपनी लाइफ को टेक्स्ट बुक से और टेक्स्ट बुक के कंटेंट से जोड़ पाएंगे। इससे उन्हें टेक्स्ट बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और वह कॉन्सेप्ट को अपने आप से और अपनी लाइफ से जोड़ना सीखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? छात्रों के योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, असेसिंग ए प्रोजेक्ट, एक परियोजना का आकलन करना। सेकंड, असेसिंग एट द एंड ऑफ टर्म, कार्यकाल के अंत में आकलन करना। थर्ड, असेसिंग एट द एंड ऑफ ए लेसन, पाठ के अंत में आकलन करना। फोर्थ, असेसिंग ड्यूरिंग द क्लास, कक्षा के दौरान आकलन करना। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, असेसिंग एट द एंड ऑफ टर्म। जो असेसमेंट टर्म के एंड में होता है उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।